कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनमें से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक हम पहुंचे थे और पहला अध्याय चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ से भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जो प्रश्न बनेंगे वो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अपने राजस्थान जीके जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वह एग्जाम में पूछे जाएंगे। 60 नंबर का प्रश्न आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना था दोस्तों। तो कुणाल जो है वो अशोक के बाद जो है मगध के राजा बनते हैं। देखो पूरी की पूरी हमने ई बुक बना रखी, 360 पेज की होने वाली है, नोट्स है, ठीक है, PDF के रूप में। तो डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 61वां प्रश्न आता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे दोस्तों। तो बृहदत्थ जो हैं वो अंतिम मौर्य सम्राट माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्थ। अगला प्रश्न है 62वां नंबर का प्रश्न आता है कि शुंग वंश 1085 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है। हाँ, पुष्यमित्र जो शुंग हैं दोस्तों वही शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो 1000 ईसा पूर्व में 1085, 1000 नहीं यार, 185 है, सॉरी वो 1000 क्या, अभी मैंने प्रश्न सीरीज सोल्व कराए थे 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली, तो उनमें क्या हज़ारों प्रश्न चल रहा था, तो वहाँ से थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, तो शुंग वंश याद रखिएगा, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व का जो संस्थापक थे वह थे दोस्तों अपने पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। हाँ दोस्तों, 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक राजस्थान अध्ययन की जो पूरी की पूरी पुस्तक है उसके आधार पर, और राजस्थान जीके जिसमें आपका कला संस्कृति है, इतिहास है और भूगोल है, उस सीरीज़ को हमने चालू किया है। ठीक है, जो आपके लिए रामबाण साबित हो गया एग्जाम्स के लिए, तो आप ज़रूर उसको भी पढ़ें और PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको वहीं पास में वो भी PDF दिख जाएगी, ज़रूर डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई को जो है वो अधिक एक नया आयाम प्रदान करें, कोई दिक्कत नहीं हमें। 63वां प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्रीकृत राज्य की स्थापना किस काल में हुई थी दोस्तों। तो मौर्य काल में होती है भारत में पहली बार केंद्रीकृत राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न देखें 64 नंबर का कि कौटिल्य में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं। तो 7 अंग जो हैं वह कौटिल्य के द्वारा जो है राज्य निर्माण में बताए गए हैं, जिनका नाम आता है एक तो राजा, दूसरा नाम आता है दोस्तों अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और दुर्ग। ये जो नाम है कौटिल्य में राज्य के निर्माण के काल में देखा जाए तो प्रमुख अंग बताए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 65वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था। तो तीर्थ के नाम से ही उसे जो जाना जाता था मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन को। ठीक है, अगला प्रश्न 66वां प्रश्न आता है कि तीर्थ का अध्यक्ष जो है वो क्या कहलाता था। तो महामात्र के नाम से उन्हें जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, हाँ, महामात्र। 67 नंबर का प्रश्न, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष क्या कहलाते थे। तो उन्हें सन्निधाता के नाम से जानते थे, सन्निधाता के नाम से मौर्य काल में जो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे उनको जाना जाता था सन्निधाता के नाम पे। 68वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो 26 का मिलता है दोस्तों। देखिए अब 26 की पूरी टीम हुआ करती थी। 69वां प्रश्न, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 69वां प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अशोक के समय मगध साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया था। तो 5 प्रांतों में जो है इसका विभाजन होता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य की यदि बात करें तो 5 भागों में जो है वो 5 प्रांतों के रूप में जो है वो विभाजन होता है, जिसमें नाम आता है उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा। 70वां प्रश्न, मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किसके पास होता था दोस्तों। तो राजवंशीय कुमार अथवा आर्यपुत्र के पास जो है वो मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन देखने को मिलता था, राजवंशीय कुमार अथवा आर्यपुत्र। 71वां महत्वपूर्ण प्रश्न, मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था। तो विषय के रूप में किया गया था मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में। 72वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो गोप के नाम से उन्हें जाना जाता था, गोप। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वह गोप हुआ करती थी। अगला प्रश्न 73 नंबर का आता है कि गोप कितने गाँवों का प्रशासन संभालता था। तो 10 गाँवों का जो है वो प्रशासन संभालता था एक गोप।